करें? Yes. क्लास में मोमेंटम कंजर्वेशन सिखाया था, याद है? यस सर। Yes, sir. आज जो सिखा रहा हूँ वो टेक्निकली बहुत अच्छा किया, उसकी कोई थ्योरी तो है नहीं, वो प्रॉब्लम टाइप समझ लो। तो जस्ट मैंने उसको नाम दे दिया ऐसे ही, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी बुक में भी नहीं होगा, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्प्रिंग और स्प्रिंग के दोनों साइड मास होता है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम का। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है? इसको प्रॉब्लम के थ्रू ही सीखेंगे, क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें प्रॉब्लम को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग टाइप से। सपोज टाइप 1, एक मिनट रुकना। ऐसे समझते हैं तो देखो, जैसे फर्स्ट टाइप में ऐसा समझते हैं, देखो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसके दोनों साइड दो ब्लॉक लगा हुआ है M1 M2। इस स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से x नॉट कंप्रेस करके रखा है, ठीक है? अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे दोनों ब्लॉक बाहर की ओर निकलेगा, बोलो। Yes, sir. दोनों ब्लॉक बाहर की ओर मूव करना शुरू करेगा, तो दोनों ओर जब बाहर की ओर मूव करना शुरू करेगा तो हम लोगों को मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालना है। समझ गए क्वेश्चन? Find maximum extension in the string, in the string. कोशिश कीजिए।
बोलिए बोलिए, कोई आंसर बोल रहे हो? आया कुछ? चलो ऐसे समझते हैं, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं है। डील कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन से? देखो, जो पूछा वो तो कैलकुलेट कर देंगे, मैं ओवरऑल सिखाता हूँ। देखो सब इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आएगा। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आएगा, तो
M1 ब्लॉक कुछ लेफ्ट जाएगा और M2 ब्लॉक कुछ राइट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो M1 ब्लॉक मान लो X1 लेफ्ट गया और M2 ब्लॉक मान लो X2 राइट गया। तो एक बार फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इधर, सब इधर देखेगा, लिखने का काम बाद में, ये एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हमेशा रहेगा। ये M2 अपनी जगह से मान लो X2 आगे गया इधर, और ये अपनी जगह से X1 आगे गया इधर। तो अब जाके नेचुरल लेंथ पर होगा। Yes, और sir. नेचुरल लेंथ पर इसके पास वेलोसिटी इधर होगी v1 और इसके पास वेलोसिटी इधर होगी v2। तो फर्दर और एक्सटेंड करेगा ना। Yes, sir. तो फर्दर एक्सटेंड करेगा उसको बाद में, पहले यहीं तक देखते हैं। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, चालू हो गया बेटा। है ना। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो ही होगा हमेशा। Yes, मतलब M1 V1 अपने डायग्राम में इज इक्वल टू M2 V2 ही होगा। तो इसको मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो बोलूं या मोमेंटम कंजर्वेशन बोलूं, एक ही बात है। yes, sir. ऑल्सो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ये बात समझ रहे हो? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज करेगा, तो मैं लिख सकता हूं M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2। यहां तक ठीक है? Yes, sir. यहां तक ठीक है सबको? ये मैं नेचुरल लेंथ पर जब पहुंचा है उस समय का कंपेयर कर रहा हूं। और तीसरा कि X1 और X2 मिलाकर नेचुरल लेंथ के बराबर ही होगा, सॉरी जितना कंप्रेशन है उसके बराबर ही होगा। Yes, sir. ये बात समझ आई? Yes, sir. तो आगे बाद में बढ़ते हैं। 2 और 3 को सॉल्व करके हम X1 X2 निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो सॉल्विंग 2 and 3 हम X1 और X2 निकाल सकते हैं। पहले यहाँ तक करके बताइए, कॉपी कीजिए, कॉन्सेप्चुअली क्यों कहा कैसे लिखा और X1 X2 निकाल के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया, m1 x1 x2 मिल गया। HP है ना, मैंने इसका स्क्रीनशॉट। सर 1 मिनट। हाँ हाँ सर, वो मिल गया x1 और x2। यस सर, मिल गया। वेरी गुड। कॉपी भी कर लिए यहाँ तक? यस सर। यस सर। कितना आया x1 बताइए? n2 x0 अपॉन n1 प्लस n2। वेरी यस गुड। सर। ये आया m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आया होगा m1 M1 X1। x0 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब का सिनेरियो क्या हो गया कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर पहुंच गया है, यस सर। और दोनों ब्लॉक के पास वेलोसिटी भी होगी। तो अब की स्टोरी ये हो गई ना कि स्प्रिंग पहुंच गया नेचुरल लेंथ पर, और दोनों ब्लॉक के पास वेलोसिटी भी है। इसके पास वेलोसिटी v2 इधर है, इसके पास वेलोसिटी v1 इधर है। तो अब ये फर्दर आगे जाएगा दोनों। यस। और ये अभी नेचुरल लेंथ पर है, मतलब L0 पर है। तो ये वाला सिनेरियो, और जहाँ से शुरू किया था हमने वो वाला सिनेरियो, इन दोनों के बीच अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करें तो हमें v1 v2 भी मिल जाएगा। यस सर। हमें v1 v2 भी मिल जाएगा। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ के x0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। और m1 v1 इक्वल टू m2 v2 तो है ही मेरे पास इक्वेशन 1 में, मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 था, v1 v2 मिलेगा। बोलो, आराम से मिलेगा ना? यस सर। जल्दी करो जरा सा, देखो तो क्या मिलता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन चूज किया जिससे कि हर चीज थोड़ा समझ सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन पे, ये समझो तो थ्योरी है या प्रॉब्लम टाइप समझाने के लिए ऐसा किया।
कैलकुलेट कर रहे हो? Yes, sir. एक मिनट. एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए कि हर स्टेप समझना है. मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं पूछता हूँ, रुक जाओ. तो इसको ऐसा कर देते हैं, 2-3 चीजें एक साथ पूछ लेते हैं. जैसे तो क्वेश्चन को ऐसा कर देते हैं तो आप सब कुछ समझ लेंगे. फाइंड क्वेश्चन ए डिस्टेंस traveled by each block when a spring attains its natural length. वो जो x1 x2 निकाले हो वो इसी का आंसर हो जाएगा. Yes, sir. क्वेश्चन बी speed of each block when a spring is at natural length. ये अभी जो v1 v2 निकाल रहे हैं उसका आंसर हो जाएगा. Yes, sir. तो ये जो ऊपर निकाला, अदरवाइज ये रहेगा कि कुछ नया लंबा कर रहे हैं. ये हो गया आंसर ए पार्ट का. v1 v2 कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. कितना आया? So V1 है kx नॉट m2 divided by m1 square plus m1 m2 का whole root. क्या बताइए फिर से. kx नॉट m2 k x नॉट m2 divided by m1 square plus m1 m2 m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 का whole root. सब फुल पूरा रूट में ही है. एक बार फिर से चेक करो, कुछ गलत तो नहीं है. सर उसका आंसर है के एक्स नॉट स्क्वायर एम वन एम टू बाई एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू होल रूट. हाँ सर. क्या आया अब बताओ. सर अंडर रूट के एक्स नॉट स्क्वायर एम वन एम टू. पूरा अंडर रूट करो. हाँ सर. हाँ. के एक्स नॉट स्क्वायर एम वन एम टू ऊपर में m1 m2 और फिर नीचे एम वन इंटू एम वन प्लस एम टू. m1 इंटू m1 प्लस m2. ऐसा तो ये m1 m1 कैंसिल नहीं होगा, हाँ सर हो जाएगा. हाँ सर. है ना? पक्का? तो सोच के बताओ क्या आंसर आएगा. x नॉट अंडर रूट k m2 अपॉन m1 प्लस m2. x नॉट अंडर रूट k m1 अपॉन m1 प्लस m2. देखना तो ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. गेस से लिख रहा हूँ मैंने, ऐसा कुछ नहीं देखा. नहीं. सर क्योंकि V2 में M1 एक और चीज है सर. V2 में M1 बाई M2 जो आता है अंदर. क्योंकि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए.
नीचे में इसमें शायद M1 आएगा और इसमें M2 आएगा। Yes, सर sir. V2 में तो M2 आता है यस सर। सर ऐसे हाँ सर नीचे आएगा सर वो। नीचे M2 आएगा V2 में। इसमें V1 में शायद नीचे एक M1 आएगा और V2 में Yes, sir. नीचे एक M2 Yes, आएगा, sir. ऐसा Yes. यस सर। है ना। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। Yes. इसके बाद अब दोनों ब्लॉक के पास वेलोसिटी हो गई। दोनों ब्लॉक के पास वेलोसिटी हो गई। Yes. यस अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हमेशा 0 होगी क्योंकि रेस्ट पर है। तो जब दोनों ब्लॉक फिर से 0 हो जाएगा, दोनों ब्लॉक का इंडिविजुअल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा, उसमें स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन पर रहेगा। यस समझ रहे हैं? जब मैक्सिमम एक्सटेंशन पर होगा तो दोनों ब्लॉक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा। Yes, sir. तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी है वो फिर स्प्रिंग में कन्वर्ट होगी। समझे कि नहीं? यस Yes. पक्का? Yes, sir. सर एक और बार बोलो ना। अच्छा चलो, यहाँ तक तो ठीक है ना? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ। तो ये सिनेरियो हो गया। अब सिनेरियो इसके आगे ये है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आगे जाकर ये रेस्ट पर आएगा Yes, sir. और आगे जाकर ये रेस्ट पर आएगा। तो ये अपनी जगह से फिर आगे गया, मान लो x1 डैश, और ये अपनी जगह से फिर आगे गया, मान लो x2 डैश। यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और इसकी भी वेलोसिटी 0 हो गई। तो x1 डैश प्लस x2 डैश मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। Yes, sir. यस So maximum extension is x1 dash plus x2 dash. क्लियर है? Yes, sir. तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के x1 डैश प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर। यस Yes, sir. और ऊपर से इक्वेशन से आते जाओ तो x नॉट के ही बराबर आएगा ना। Yes, sir. आया समझ में? यस अच्छा, अब देखो, तो इस क्वेश्चन में ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर था, इसीलिए फाइनल v1 v2 0 हुआ। Yes, sir. अगर वो मोशन में होता तो इसको 0 नहीं लिख पाते ना मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय। अच्छा ठीक है, वो धीरे धीरे एक एक टाइप के क्वेश्चन से करेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। चलिए, सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? मैं कॉपी किया था। नहीं सर, वो बी और सी पार्ट जो आपने ऐड किया था वो नहीं अच्छा, किया। बाद में ऐड किया था।
अभी यही समझ लो, इतना ही क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट। हो गया सर। हो गया? यस सर। नहीं सर, एक मिनट। आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया। ठीक है। अब अभी जो सिखाया उसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये फाइनली आप कीजिए, मैं एज सच इसको क्वेश्चन नहीं देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 छोटा है, ये उतना लेन देन नहीं है। अभी जो सिखाया है उसी पे बेस्ड है, ये कोई थ्योरी नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो जो अभी ऊपर बताया उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन कीजिए। बोलो, आया आंसर? हाँ सर हाँ। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर कराया था, हाँ Yes, समझ yes, गया। यस सर। ये आइडेंटिफाई हो गया। उसी क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज देगा। इसमें क्या किया, बोला कि ब्लॉक से अटैच नहीं है, जस्ट कांटेक्ट में है। यस सर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए। नहीं सर। आगे बढ़ो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सबको समझ आया? इसका यही आंसर होगा जो पहले था, आई मीन M2 की जगह कैपिटल M और कुछ नहीं। यस सर। यस सर। जस्ट आप लोगों के लिए आंसर लिख दो। V1 क्या होगा? x0 की जगह x है, तो x अंडर रूट के, बोल भाई कोई तो बता, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एक ये होगा। यस सर। और V2 में x अंडर रूट के कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, शायद ऐसा होगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी तक क्या था कि दोनों
ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम रेस्ट में था। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं टाइप 2। मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका और कुछ नहीं। तो फर्स्ट टाइप में क्या था, सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर था। यस सर। यस इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग है और 2 ब्लॉक है। इसमें से एक ब्लॉक के पास को, राइट वाले ब्लॉक को वेलोसिटी v नॉट दिया, ये इनिशियल कंडीशन है। तो यहाँ पर सिस्टम रेस्ट पर नहीं हुआ ना। नहीं सर, मोशन। तो टाइप 2, व्हेन सिस्टम इज नॉट एट रेस्ट। When system is not at rest initially, वही इनिशियली का ही कहानी है। और टाइप 1 का नाम दे देते हैं when system is at rest initially। When a spring mass system is at rest। अब देखो, तो इसमें ब्लॉक ए को v नॉट वेलोसिटी दिया, तो आपको ढूंढना है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन समझ आया? कोशिश कीजिए। इसमें तो वैल्यूज के साथ है, तो वैल्यू के साथ आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन वाइज बहुत छोटा होगा, कोशिश करो। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पर है। कुछ सोचा आप लोगों ने? पुराने फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में फर्क क्या है कि उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इसमें वेलोसिटी रहती है सेंटर ऑफ मास, और इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा होगी। कितनी होगी? तो m1 v1 m2 v2 समझ ही रहे हो। तो m e नॉट बाई 3 अपॉन 3m, दैट इज इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट बाई 3 राइटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा होगा, इंडिविजुअल वेलोसिटी जो भी हो। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ये बात सबको समझ आया? Yes, sir. अब कॉमन सेंस लगाओ इसके बाद। कॉमन सेंस ये कहता है कि अब सेंटर ऑफ मास के पास तो हमेशा यही वेलोसिटी रहेगी। Yes, sir. तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन जब मैक्सिमम होगा, तो पिछले क्वेश्चन में क्या बोले थे कि दोनों ब्लॉक इंडिविजुअली रेस्ट पर रहेगा। Yes, sir. यस सर। इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि दोनों ब्लॉक इंडिविजुअली रेस्ट पर रहेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। Yes, sir. या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी उस मोमेंट पर उतनी ही होगी जितनी सेंटर ऑफ मास की है, यस क्योंकि दोनों इंडिविजुअली रेस्ट में तो कभी रह नहीं सकता है।
क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन से सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी हमेशा मेंटेन रखनी है। यस सर। तो मिनिमम क्या होगा कि दोनों ब्लॉक इसी वेलोसिटी से जा रहा है। Yes, sir. ये बात सबको क्लियर है और डू आई नीड मोर टू रिपीट? तो मुझे यही सिखाना है, यही सिखाना था कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन, यही अगर वेलोसिटी v नॉट इधर देता तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन बोथ ब्लॉक्स, अब ऐसे भी सोचो ना, दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे जाएगा तभी उसी समय वो एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा। Yes, sir. आर मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ये सबको क्लियर है? तो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या हो जाएगा? तो हाफ स्मॉल m v नॉट का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है, यस सर। इज इक्वल टू हाफ के, ये जो x मैक्सिमम है उसका स्क्वायर, प्लस हाफ 2m प्लस m इंटू VCM का स्क्वायर। आया समझ में? यस यस सर। तो बस हो गया। कर लोगे या मैं करूं? तो v नॉट स्क्वायर, हाफ को हटा दिया मैंने, हाफ और m को, इज इक्वल टू k बाई m एक्स स्क्वायर प्लस 3m तो चला गया VCM स्क्वायर। ऐसा VCM मतलब v नॉट बाई 3 का स्क्वायर, ऐसा। Yes, sir. तो v नॉट स्क्वायर इज k बाई m एक्स स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर बाई 3। चमका कुछ? So 1 minus 1 by 3 is 2 by 3 v naught square is equal to k by m x square। तो ये जो x मुझे ढूंढना था वो हो जाएगा v नॉट अंडर रूट 2m अपॉन 3k, ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। एक दूसरा तरीका बताऊं अगर सीखना चाहते हो तो, बस Yes. थोड़ा दिमाग लगाना होगा उसमें। तो ये क्वेश्चन के लिए तो हो सकता है यही इजी लगे, बट क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो दूसरा वाला मेथड मतलब ज्यादा स्ट्रांग है। काम चल जाएगा आपका, बट सीखना चाहो तो बता सकता हूँ। बता Yes. दो सर। यस बता दो। कॉपी कर लिया इसको? Yes, sir. यस हाँ सर, हो गया।
चलो, ये बात तो देखा कि अगर क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी मुझे दोनों ब्लॉक का पता होता, जैसे इसमें ये यहाँ से ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों ब्लॉक का पता है, फाइनली 0 होना है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल जाएगा, Yes, sir. है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को शिफ्ट कर दूं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। समझे कि नहीं समझे? मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देता हूं। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन था, हर कोई ध्यान से देखेगा। ये ग्राउंड फ्रेम में है, ये जो दिख रहा है ये ग्राउंड फ्रेम में है। Yes, sir. लिखना मत, लिखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग में जो बैठ गया अगर तो मेरा काम चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं, कंसेप्चुअली साउंड हो जाओगे और कुछ नहीं। ग्राउंड फ्रेम में है। अब विजुअलाइज करके देखो, मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्यों चूज किया। तो जो आदमी मतलब ऑब्जर्वर इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ है, उसको स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन तब दिखाई देगा जब दोनों ब्लॉक रेस्ट पर होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? Yes. तो जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, जो आदमी जो ग्राउंड फ्रेम में है, उसको इनिशियली क्या दिखेगा कि ए मूव कर रहा है, बी रेस्ट पर है और बीच में स्प्रिंग है, ऐसा दिखेगा। Yes, sir. Yes, sir. और जो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, उसको क्या दिखेगा, तो देखो उसको ऐसा दिखेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? V0 by 3. v0/3। तो देखना सब, तो हमने देखा कि ग्राउंड फ्रेम से मुझे VCOM V0/3 राइट साइड में दिखाई दिया। तो जो आदमी ऑब्जर्वर मेरा सेंटर ऑफ मास पर है, उसके खुद की वेलोसिटी V0/3 है। Yes, sir. तो Yes. उसको इनिशियली B इधर जाता हुआ दिखाई देगा V0/3 से। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और ये इधर जाता हुआ दिखाई देगा कितने से? V0 माइनस V0/3 से। Yes, sir. सोच के बताइए। Yes, sir. उसको इधर ये 2V0/3 से जाता हुआ दिखाई देगा। Yes, sir. Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया कि दो ब्लॉक है, एक को वेलोसिटी V0/3 इधर दिया, दूसरे को वेलोसिटी 2V0/3 इधर दिया। तो मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखूंगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन में ये कुछ आगे जाके रेस्ट पर आ गया Yes, sir. और ये कुछ इधर जाके रेस्ट पर आ गया। समझ रहे हो या मुझे डाउट हो रहा है? बताओ सही से सोच के। समझा सर? नहीं सर, समझा सर। सर एक लास्ट बार आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैंने कहा सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको मैक्सिमम एक्सटेंशन कब दिखाई देगा? तो उसको तब दिखाई, उसके लिए क्या है कि ए राइट जा रहा है, बी लेफ्ट जा रहा है
और दोनों आगे जा जाके जब रुक जाएगा तो स्प्रिंग का उस मोमेंट पर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इस फ्रेम में मैं देखूं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, तो ये आगे जाकर ए रुक गया और इधर बी आगे जाकर रुक गया, है ना। Yes, sir. और इस मोमेंट पर इन दोनों के बीच L0 प्लस एक मैक्सिमम सेपरेशन होगा। तो इस मोमेंट पर इसकी भी वेलोसिटी 0 और इस मोमेंट पर इसकी भी वेलोसिटी 0। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तब। Yes, sir. समझ गए? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे। Yes, sir. तो आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो 2 मिनट का काम है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एनर्जी कंजर्व कर दो। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम एनर्जी कंजर्व करेंगे तो ऐसा लिखेंगे, हाफ m 2v0/3 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v0/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्सिमम जो भी होगा उसका स्क्वायर। Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. एक्स नॉट का स्क्वायर। ऐसा तो यही एक्स नॉट मुझे ढूंढना था, है ना। Yes, sir. तो हाफ 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 हटा दीजिए, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो ये हो गया 4/9 सर इससे Right. आता है। 2/9 इंटू m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू k x0 स्क्वायर। ठीक है। Yes, sir. 4 + 2 6/9 मतलब 2/3। Yes, sir. आ गया. तो 2m/3 v0 स्क्वायर इज k x0 स्क्वायर। वही आंसर आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो v0 अंडर रूट 2m/3 के। समझे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और तरीका बताऊं? Yes, sir. वो वन लाइनर होगा। Yes, sir. Yes. तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर वो वन लाइनर तरीका भी बताता हूँ। हो गया sir. हो गया सर। नहीं सर, एक एकदम, सर 2 मिनट सर। क्योंकि एकदम फ्रेश माइंड से सुनना है इसके लिए। एक्चुअल में ये जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। मतलब इसको 1 महीने में पढ़ा सकता हूँ। दुनिया के हर क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चेंज करके बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते रहते हैं। ये हैबिट हो जाएगी तो बस नहीं, जितने की जरूरत है उतना ही रखो, डाइवर्जन नहीं। आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट.
Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इधर अब। हर कोई सुनेगा पहले, तो मैं इसकी थ्योरी थोड़ी देर के बाद लिखूंगा, बट पहले इस क्वेश्चन को वन लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाता हूँ। मेथड वन लाइन का है, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाए इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये फिक्स है, ये स्प्रिंग है और कोई एक मास है m। इस मास को अगर मैं v वेलोसिटी दे दूं और पूछूं कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, तो बता दोगे? बोलो जल्दी। Vmax है। हाँ, इस केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा? v equal to 0। अरे सर मैक्सिमम v एक्सटेंशन सर v into V square root by m by k k। Yes, sir. Yes, sir. V into root m by k. v into root m by k। Root m by k. Yes. क्लियर? अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक का प्रूफ भी बताऊंगा। ट्रिक ये है कि जब भी कभी स्प्रिंग के साथ दो ब्लॉक दोनों साइड ज्वाइंट हो, तो आप उस सिस्टम के मास उसको अगर मैं इस तरह के सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं एक बार में अंडर रूट एम बाई के लिख दूंगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो उस सिस्टम का सिंगल मास जो होता है वो होता है, कैसे होता है प्रूव करेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और उस सिस्टम की जो वेलोसिटी होती है वो कुछ और नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। मालूम है? Yes. Yes, sir. तो ये एक ट्रिक समझ लो कि किसी भी स्प्रिंग के साथ जब दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस ट्रिक का प्रूफ अभी बताऊंगा आपको। किसी भी स्प्रिंग के साथ दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो उसको हम एक स्प्रिंग फिक्स करके सिंगल मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? Yes. और अगर ऐसा कर लिया तो एक सिंपल फॉर्मूला हाफ म्यू VCOM का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। तो ये जो तुम्हें एक्स मैक्सिमम मिला है उसमें कुछ नहीं, v की जगह VCOM और m की जगह रिड्यूस्ड मास म्यू बाई k। तो देखो सीधे वैल्यू पुट करने पर आंसर आ जाता है। यस सर, लास्ट क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट नहीं, सारे क्वेश्चन में सेटिस्फाइड होगा, थ्योरी है इसीलिए कह रहा हूँ। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। आया समझ में? Yes, sir. ये क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यही लगाएंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर में m की जगह इन दोनों का एक रिप्रेजेंटेटिव मास और v की जगह इन दोनों का एक रिप्रेजेंटेटिव v, दैट इज v सेंटर ऑफ मास।
ये अगर हम यूज करना सीख लिए तो स्प्रिंग के साथ अगर दो मास अटैच हो तो वो स्प्रिंग विथ सिंगल मास के सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा विथ वन एंड फिक्स्ड। Yes, sir. तो सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये जो ट्रिक आया ना, इस ट्रिक का प्रूफ कहाँ से आया वो भी एक वन टाइम के लिए समझ लीजिए। कहाँ से क्या आया मतलब आता है तो प्रूफ क्या है देखो। तो एक टाइम के लिए मुझे प्रूफ दिखाना है। तो प्रूफ इसका बताने से मैं इसलिए बच रहा था क्योंकि थोड़ा लंबा लंबा V1 V2 जनरल वैल्यू लिख के लिखने से वही होता है। सपोज ये M1 है, ये स्प्रिंग है, ये M2 है। किधर भी रख सकते हो, राइट हो लेफ्ट हो, कहीं भी वेलोसिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। VCOM वेक्टर से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर है V1, इसकी वेलोसिटी इधर है V2। अलग अलग भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से VCOM क्या मिलेगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. अच्छा, मैं VCOM को छोड़ो, मैं इसकी एनर्जी लिखता हूं अभी। तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी हाफ M V1 स्क्वायर, या रुको रुको, वही मैं ऐसे लिखूं या वैसे, वही सोच रहा हूँ। या ठीक इसका उल्टा बता दूं कि हाफ म्यू VCM स्क्वायर, ये वैल्यू इसी के बराबर होगा, तो प्रूफ हो गया ना। Yes, sir. ऐसे भी कह सकते हैं हाँ sir. क्योंकि मैं ज्यादा लेंदी से बच रहा हूँ, उससे मुझे मतलब नहीं है। हाफ म्यू VCM का स्क्वायर कितना होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो हाफ म्यू की जगह मैंने सिखाया M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, और VCM आपने कैलकुलेट किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जब M रेशियो में वैल्यू रहता है तो आसान रहता है। अब जनरल वैल्यू M1 M2 पर करने में ना टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टा अप्रोच ले रहा हूँ। अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। Yes, sir. तो इसको थोड़ा ऐसा कर दो, हाफ M1 M2 उफ, सर M1 प्लस M2 का क्यूब हो जाएगा ना? हाँ वही, इतना लंबा एक्सप्रेशन आ जाएगा, वही मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे लिखूं। एक मिनट मुझे टाइम दो, बचना चाहता हूँ इस लंबे एक्सप्रेशन से। मतलब
चलो रुको, ये VCM इधर होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा ना। Yes, sir. Yes. तो इस एनर्जी को अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखें तो ऐसा लिखेंगे, हाफ m1 माइनस VCM का स्क्वायर प्लस हाफ m2 माइनस VCM का स्क्वायर। देखिए ऐसा कर देते हैं, एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, ये इससे शायद छोटा होगा लिखने में मुझे, और कुछ नहीं। हाफ m1, हाँ इससे छोटा हो जाएगा मुझे। मैं ऐसा लिख दूं, V1 माइनस VCOM का स्क्वायर, आई मीन स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, V1 माइनस VCOM का स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैं ये एनर्जी लिखूंगा, बोलो। Yes, sir. VCOM की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो VCOM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हाफ m1, बता देना भाई क्या होगा, V1 माइनस m1 V1 प्लस m2 V2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू V2 माइनस m1 V1 प्लस m2 V2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो m1 प्लस m2 एलसीएम ले लोगे तो m1 V1 जाएगा m2 V2, m1 V1 m2 V1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ m1, ध्यान से देखो इस टर्म को, m1 V1 कैंसिल हो गया, m2 V1 बचा, तो m2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, Yes. सर होल स्क्वायर होगा ना, Sir, whole M2 का square भी होगा ना? Whole square अच्छा होगा। होल स्क्वायर। हाँ अपॉन V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2, इधर क्या हो जाएगा, m1 m1 V2 V2 V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। Yes, sir. देखो तो ये हो गया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, बोलो। दोनों एक्सप्रेशन में सर m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन आएगा ना। हाँ स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही, बट मैं जानबूझ के अंदर रख रहा हूँ ताकि मुझे उस फॉर्म में दिखाऊं। हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये कॉमन आएगा, Yes, sir. और इधर मेरा V1 माइनस V2 लिखो या V2 माइनस V1 लिखो, होल स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता है, वो कॉमन आएगा। Yes. इधर बच गया m2 अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ? Yes, sir. समझ रहे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो 1 हो गया ना कैंसिल होके। Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, रुको रुको रुको, तो ये मेरा हो गया हाफ फाइनली m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, इस टर्म को लिख देंगे v रिलेटिव का स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी हुआ ना। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, कहने का मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, इसको ऐसे कर देते हैं। म्यू को मैं यहाँ पर VCUM ने V रिलेटिव लिख देता हूँ, तो V सर नीचे रिलेटिव वो न्यू हो जाएगा ना, नीचे क्या बोल रहे हो M1 बेटा? M2 हाँ हाँ, वो न्यू हो जाएगा, आता है उससे पहले, तो मैं इसको ठीक कर दूं। इसको मैं V रिलेटिव को कुछ भी V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर कर देता हूँ, और ये जो शॉर्टकट बताया उसमें VCOM की जगह V रिलेटिव लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ गया? अच्छा, VCOM की जगह V रिलेटिव आ गया, क्योंकि जब दो ब्लॉक मूव कर रहा है ना, तो एक ब्लॉक को फिक्स करोगे तो दूसरा उसके रिलेटिव, तब मुझे क्या करना है, टू मास विथ स्प्रिंग सिस्टम को सिंगल मास विथ स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है Yes, sir. Yes. है ना? तो दोनों रिलेटिवली इसी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है ना। Yes, sir. तो आप देखोगे इधर कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हमने एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इस टर्म को एक नया टर्म दे दें म्यू, और इसको बोल दें रिड्यूस्ड मास, और v को v रिलेटिव दे दें, तो ये टू ब्लॉक सिस्टम सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी कभी स्प्रिंग विथ टू मास हो, तो उसमें स्प्रिंग के एक साइड को फिक्स कर दीजिए, दोनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक से दोनों ब्लॉक को के बदले एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर दीजिए, और v के बदले v रिलेटिव लिख दीजिए। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा और आसान हो जाएगा सॉल्व करना। Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख लो अपनी भाषा में।
ये बात समझ रहे हो सब लोग, या कोई डाउट है किसी को? समझा सर। समझा सर। स्प्रिंग विथ 2 मास सिस्टम को हम लोग स्प्रिंग विथ सिंगल मास सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो मास को रिड्यूस मास से कन्वर्ट कर देंगे सिंगल मास को, और दोनों की वेलोसिटी कुछ भी हो उसको रिलेटिव वेलोसिटी से कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा मेरा, एक 1 स्प्रिंग विथ 1 मास हो गया जिसको कि डील करना आसान है। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो ये Yes. प्रूफ तो 1 टाइम के लिए है, ये प्रूफ 1 टाइम के लिए है, तो प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको यूज करना इम्पोर्टेंट है। लिख लिया है सबने? आगे बढ़ूं क्या? Yes sir. बिना इसके भी सॉल्व हो सकता है, वो मैं करके बताया आपको फर्स्ट मेथड से, लेकिन ये अगर ट्रिक याद है तो थोड़ा छोटा हो जाता है और कुछ नहीं। आगे बढ़े? Yes. अब थर्ड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या था कि नेट फोर्स भी 0 था, नेट वेलोसिटी भी 0 था। सेकेंड टाइप में नेट फोर्स 0 है बट नेट वेलोसिटी 0 नहीं है ना? नेट वेलोसिटी मतलब कि सेकेंड टाइप में देखो मैंने लिखा था ना, सिस्टम रेस्ट पर नहीं है। रेस्ट पर नहीं है मतलब कुछ वेलोसिटी है ना? Yes sir. फर्स्ट टाइप में सिस्टम रेस्ट पर था, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों टाइप में सिस्टम पर नेट फोर्स 0 था। Yes sir. तो सिस्टम पर अगर फोर्स लग रहा है तब क्या होगा? तो टाइप 3 if net force on a spring mass system is not 0। फर्स्ट और सेकेंड दोनों केस में नेट फोर्स 0 था, ये बात समझ आ रही है? फर्स्ट केस में भी जब स्प्रिंग कंप्रेस था तो दोनों ओर के इक्वल अपोजिट लग रहा था, तो नेट फोर्स तो 0 ही था ना? यस सर। तो अब अगर नेट फोर्स 0 नहीं हो, तो 0 नहीं हो का मतलब है कोई थ्योरी तो है नहीं, एग्जाम्पल से ही समझाना है। तो नहीं कर लेते। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लो कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। ऊपर वाले में क्या था कि किसी एक ब्लॉक को किसी दो, जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें एक ब्लॉक को वेलोसिटी दिया बेटा, उसमें दोनों को दे सकते हैं, दोनों को राइट दे सकते हैं, दोनों को लेफ्ट दे सकते हैं, एक को राइट एक को लेफ्ट दे सकते हैं। बस वही ट्रिक आपको याद रखना है कि हाफ म्यू वी रिलेटिव इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? Yes sir. Yes.
तो मैंने जस्ट एक सैंपल प्रॉब्लम कराया था अभी, जिसमें वेलोसिटी एक ब्लॉक को दिया था, एक को दो, दो को दो, राइट दो, लेफ्ट दो, किधर भी दो, ये ट्रिक और इसी मेथड से काम चलेगा, है ना। यस ठीक वैसे ही इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक ब्लॉक को एफ फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बट एज अ मेथड एक को दे, दो को दे, दोनों को सेम साइड दे, दोनों को अपोजिट दे, कुछ भी दे, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। बट पहले टू स्टार्ट विथ ये सैंपल प्रॉब्लम है, जिसमें कि ये मास स्मॉल एम, ये मास कैपिटल एम, बीच में जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। 10 मिनट आप लोग कोशिश करो, फिर देखते हैं। Find maximum extension in the string. बोलो कुछ आइडिया। बोलो कुछ आइडिया। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, बोलो कुछ sir. आइडिया। नहीं, वर्क फॉर एनर्जी पर सीखे हो ना। Yes, sir. चलो मैं वर्क फॉर एनर्जी का क्वेश्चन पूछता हूँ। ये वर्क फॉर एनर्जी का क्वेश्चन है। मान लो एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है और इस पर फोर्स एफ लगा रहे हैं। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन बता सकते हो? अब मैक्सिमम एक्सटेंशन बता सकते हो? Yes, sir. क्या होगा? 2f/k. 2f/k होगा। Yes, sir. सबने वही किया? सबको आया 2f/k? Yes, sir. तो ये 2f/k सॉल्व करने में फंडामेंटली क्या किया आपने? कैसे आया 2f/k? ब्लॉक x डिस्टेंस आगे गया तो स्प्रिंग भी x डिस्टेंस एक्सटेंड हुआ। नहीं वो सब नहीं, मतलब आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, ये पूछ रहा हूँ। Yes. यस सर। सॉरी, यही किया ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया आपने। तो इसमें भी मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। इसमें भी मुझे तो वर्क एनर्जी, ये एक्चुअल में वर्क फॉर एनर्जी का क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है इसका। तो इसमें भी मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना है ना। दिक्कत क्या हो रही है देखो, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में कहता हूँ। टाइप 1, center of mass is at rest and acceleration of center of mass is 0, right? टाइप 1 यही था, उसको इस लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. टाइप 2, center of mass is not at rest but acceleration of center of mass is 0. Yes, sir. यस सर टाइप 3, acceleration of center of mass is not 0. Yes, sir. यस सर तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ।
F upon m plus m। हमेशा सेंटर ऑफ मास का यही एक्सेलरेशन रहेगा ना। Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चेंज कर दूं, तो इसको अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस ऑब्जेक्ट को देखूं, तो मुझे पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास इस एक्सीलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है। Yes. सेंटर ऑफ मास इस एक्सीलरेशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Yes. तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो इस पर मुझे फोर्स इधर लगेगा, स्यूडो फोर्स कैपिटल M इंटू ए ACOM, और इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा स्मॉल m इंटू ए ACOM। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब खुद बताओ मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा? अच्छा, कब होगा कुछ छोड़ो, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो नेट फोर्स की वैल्यू दोनों मास पर कितनी होगी ये निकाल देते हैं। इस पर रिजल्टेंट इधर कितना हो जाएगा? F माइनस कैपिटल M ACM, Yes. और इस पर इधर कितना हो जाएगा? तो स्मॉल m इंटू ACM, दैट इज स्मॉल MF अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। बोल बेटा। Yes. Sir. इसमें ACM पुट करने के बाद क्या आएगा? इतना ही आएगा, सेम देखो तो करके। Yes, sir. स्मॉल MF अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इतना ही आया। Yes. Sir. सोच के बताइए। Yes, sir. आया नहीं? अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा? मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से देख रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर देखेगा, तो वो बताएगा कि ये अपनी जगह से, ये वाला ब्लॉक अपनी जगह से x1 इधर गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये वाला ब्लॉक अपनी जगह से x2 इधर गया और इसकी वेलोसिटी 0 है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो इसी मोमेंट पर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा ना? Yes, sir. Yes. Sir. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जहां पर जिस मोमेंट पर मुझे दोनों ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा, उसी मोमेंट पर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। Yes. Sir. पक्का? Yes. सब लोग बोलो पक्का। Yes, sir. तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले या वर्क एनर्जी थ्योरम बोले, एक ही बात है। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम in center of mass frame, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली भी रेस्ट पर था।
हाँ ना, Yes, sir. यस सर, रेस्ट पे था. और मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा। Yes. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल फोर्सेस में क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, मैं जस्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, वैसे तो एक बार में लिख दूंगा, प्लस वर्क डन बाय ए स्प्रिंग, ये सब मिला के 0 होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ये सब मिलाने के बाद आपको दिख रहा है ऐसा होगा, एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू x1 प्लस स्मॉल एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू x2। इस पर देखो, फोर्स राइट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, तो इसमें वर्क डन सब तो कंसीडर कर लिया ना ये दोनों मिला के, Yes, sir. माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, Yes, sir. दिस इज इक्वल टू 0, राइट? बोल बेटा। Yes. So mf upon small m plus capital M into x1 plus x2, this is equal to half k x1 plus x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे x1 plus x2 की वैल्यू मिल गई ट्वाइस ऑफ स्मॉल एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, अपॉन के, ऐसा कुछ मिल गया। Yes, sir. और यही x1 प्लस x2 मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। होगा ना? Yes, sir. तो ट्वाइस ऑफ एम एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन के, ये हमारा आंसर होगा। समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे वो वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स वाला पार्ट नहीं समझा. दोनों ब्लॉक पर जो मैंने नेट फोर्स लिखा है उसमें फोर्स और स्यूडो फोर्स का वेक्टर सम लेने के बाद लिखा है। यस सर. तो नेट फोर्स इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क डन मिलेगा इसमें दोनों का होगा। यस सर. है ना? इंडिविजुअली भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट रिजल्ट तो यही आएगा ना। यस सर. स्मॉल एम पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्मॉल एम ए सी एम x1, कैपिटल एम पर f इंटू x1 माइनस एम ए सी एम इंटू x1, तो f माइनस एम ए सी एम आ गया, तो यही आएगा ना। यस सर. सेम है. सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव क्यों आया? ओए मारूंगा मैं, वर्क पावर एनर्जी में नहीं पढ़ा है? यस सर, यस सर। स्प्रिंग फोर्स हमेशा रेस्टोरिंग नेचर का होता है, या ऐसा भी देखो, यस सर। दोनों ही ब्लॉक के मोशन को स्प्रिंग तो अपोज कर रहा है ना। यस सर। आगे बढ़े? एक मिनट। आज थोड़ा 5 मिनट और पढ़ा देता हूँ ताकि ये पर्टिकुलर चीज खत्म कर दूं, और कुछ नहीं। खत्म Yes, कर दूं sir. मतलब इसका एक वन लाइनर ट्रिक बता देता हूँ।
मतलब एक पर फोर्स लगे, दो पर फोर्स लगे, एक डायरेक्शन में लगे, अपोजिट लगे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, सब बता देता हूँ। कॉपी कर लिए हैं? Yes, sir. सर हो गया। तो ये तो क्या है कि एक ही फोर्स है, एक ही क्वेश्चन है। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, मैं होमवर्क दे दूंगा, देखोगे उसमें खूब, जैसे दोनों पर फोर्स लग रहा है, दोनों पर लेफ्ट लग रहा है, एक पर राइट, एक पर लेफ्ट, कुछ भी, तो हमेशा सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे। ये फंडामेंटल मेथड है, ये आना ही चाहिए। इसके अलावा आप अगर ध्यान से सोचेंगे, सब लोग लिख चुके हो ना? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं शॉर्टकट या ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करो, लिखना बाद में। सब लोग देख रहे हैं? सीरियसली देखो, लिखो, लिखना बाद में, लिखोगे बाद में चलेगा, नोट में भी लिखोगे चलेगा, बट सीखो एक बार। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग, एक ब्लॉक और एक फोर्स होता, तब तो अभी आपने बताया मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होता? 2m/k. 2f/k। Yes, sir. Yes, sir. यही फोर्स अगर कंप्रेसिव होता तो मैक्सिमम कंप्रेशन में यही बोलते, Yes, sir. Yes, sir. तब तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछता ना। मैक्सिमम एक्सटेंशन का कोई मीनिंग नहीं है अगर फोर्स अंदर लगता तो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब मेरा सिनेरियो ऐसा है, एक ब्लॉक है M1, एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है M2। मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। M2 पर फोर्स लगा दो F2, M2 पर फोर्स लग रहा है F2 और M1 पर फोर्स लग रहा है F1। मैंने वेक्टर के लिए एक ही डायरेक्शन लिया, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट लेफ्ट कुछ भी, और स्प्रिंग कांस्टेंट है K। सब ध्यान से सुनेगा, अगर F1 ज्यादा होगा F2 से तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। Yes, sir. If Yes. F1 is greater than F2, in that case they will ask for maximum compression, Yes, sir. and if F2 is greater than F1, in that case extension. Yes, sir. Yes, sir. So whatever the case is, अगर मैं सेकेंड डायग्राम को फर्स्ट डायग्राम में कन्वर्ट कर पाऊं तो मेरा काम चलेगा। Yes, sir. Yes. आया ना? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट डायग्राम का आंसर मास से इंडिपेंडेंट है। Yes, sir. देख रहे हैं आप? Yes, sir. तो मेरा ट्रिक कैसा है कि आप क्या कीजिए, हमेशा एक एंड मन ही मन सोच लो कि एक एंड फिक्स्ड हो गया, एक स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है, इमटेरियल M1 है M2 है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस सब के बदले जो एक फोर्स इक्विवेलेंट लग रहा है, इस फोर्स इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई M1 F1 वेक्टर प्लस M2 F2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो अब ये क्वेश्चन मेरा, अगर मैं इसको ये कन्वर्ट कर पाता हूं, ये ट्रिक मैंने सीख लिया, अगर मैंने ये कन्वर्जन का ट्रिक जैसे मैंने सिखाया और आप सीख लिए,
तो अब केवल मुझे इस एफ की जगह एफ इक्विवेलेंट पुट करना है। आंसर मिल गया वन लाइन में। Yes, sir. समझ गए सब लोग इस कन्वर्जन को? Yes, sir. अदरवाइज मुझे सेंटर ऑफ मास में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व करना होगा। इस कन्वर्जन का प्रूफ भी है, इस कन्वर्जन का प्रूफ दिखा दूं? प्रूफ देखो, अच्छा देखो प्रूफ भी बता देता हूँ। ऊपर वाले में देखो, कन्वर्टेड ऊपर- सिस्टम में न्यू वही रहेगा ना क्या बोल रहे हो बेटा? जो हमने कन्वर्टेड नया सिस्टम बनाया उसमें न्यू सेम रहेगा ना m1 m2 अपॉन मारूंगा थप्पड़ लगाऊंगा। म्यू की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप फर्स्ट रिजल्ट का देखो, मास से इंडिपेंडेंट है ना, वही बात तो मैं समझा रहा हूँ। इस आंसर में कहीं मास है? नो सर इस आंसर में कहीं मास है? नो सर नहीं। तो यहाँ पर मैं 1 kg रखूं, 2 kg रखूं, 5 kg रखूं, यही आंसर आना है। यस सर तो मास नहीं, ये इक्विवेलेंट फोर्स पर डिपेंडेंट है। तो हमें म्यू की जरूरत ही नहीं है बेटा। ओके सर समझ गए? यस सर Yes, sir. सब लोग समझ गए? अब इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किया, इस क्वेश्चन को जो ऊपर मेथड बताया उस मेथड से सॉल्व करोगे तो एफ इक्विवेलेंट ये मिल ही जाएगा। वही प्रूफ है इसका। ये मैं ट्रिक से बोलूं और इसको जो ऊपर मेथड सिखाया उससे सॉल्व करो, यही एफ इक्विवेलेंट मिलेगा। जैसे कि अभी लिखो मत, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, दोनों पर फाइनली फोर्स एक ही मिला ना बेटा। इस पर और इस पर रिजल्टेंट फोर्स वही है ना। Yes, sir. यस सर तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इस सिंगल फोर्स के इक्विवेलेंट हो गया। और हमारा आंसर भी देखो, यही 2F/K है। 2 इंटू वो जो F आया है बाई के, देखो वही आंसर है। 2 इंटू वो जो F आया है बाई के, वही आंसर आया है ना। हाँ सर सब लोग समझे हो मेरी बात? Yes, sir. इसका प्रूफ ऊपर ही दिख रहा है, उसमें एक ही फोर्स है। तो इसी को ऊपर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो अपने आप दिख जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. का अब ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ? तो देखो, एक जगह सबको मैं लिख रहा हूँ जो कहे को कि इसके एक साथ क्वेश्चन मिलने मुश्किल है। तो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, अभी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जहां जहां क्वेश्चन है वो वहां से आप हर क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तभी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। एक मेथड जो मेन मेथड है वो, और दूसरा ट्रिक। समझे सब लोग? Okay, sir. Yes, sir. अब मैं आपको 1 मिनट ये बता रहा हूँ, रुको। हाँ, ये है 52। सब लोग देखो, जो मैं कह रहा हूँ जरूर करना, बहुत अच्छे से दिया है। SCV में क्वेश्चन नंबर SCV में क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52
और एससीवी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसका भी नंबर बता देता हूँ, एक सेकंड। यार इसका स्लोप नहीं है। अभी बुक नहीं खुल रहा है, मेरा पीडीएफ नहीं खुल रहा है समहाउ। एसटी वर्मा में देखोगे 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ढूंढ लेना, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, मेरा पीडीएफ खुल नहीं रहा कहीं होगा। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वो ये एक बार आप अटेम्प्ट करना और दोनों मेथड से, हर क्वेश्चन को हमेशा दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। तो ट्राई अटेम्प्टिंग बोथ मेथड। क्लियर है? इतने Yes. को ही आज इस बार सही कर लो तो ये आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.